योगेश का शरीर बेहद लचीला था। वह अपनी कमर मरोड़कर सांप की तरह लहराई और दक्ष की ओर किक मारी। दक्ष ने उसका टखना पकड़ लिया। तभी चारों ओर से हरे प्रकाश की किरणें उसकी ओर बढ़ीं। उसने भौहें चढ़ाईं और उसे एक ओर फेंक दिया, लेकिन तभी विशाल पेड़ों की पत्तियों ने उसे थाम लिया और उसकी रक्षा में उसे अंदर खींच लिया। दर्जनों हरी किरणें दक्ष की ओर आईं, लेकिन उसे मारना असंभव था। उसने अपना शरीर मोड़कर कुछ किरणों को चकमा दिया और तेजी से हट गया। जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर निकला, अनगिनत पत्तियां उस पर तीरों की तरह बरसने लगीं। दक्ष ने अपना बायां हाथ लहराया और जेनेटिक एनर्जी की लहर ने एक ढाल की तरह उसे ढक लिया। जैसे ही लहरों ने पत्तियों को छुआ, वे हवा में उछल गईं। बट ठीक उसी क्षण एक हरी सुई ने पत्तियों की ओट से छिपकर दक्ष की ओर हमला किया। एक तेज टन की आवाज के साथ दक्ष ने हाथ बढ़ाकर एक छोटी सी जेड सुई पकड़ ली, जो शुद्ध जेनेटिक एनर्जी से बनी थी। यह इतनी पतली थी कि आंखों से मुश्किल से दिख रही थी। बहुत शानदार प्रदर्शन योगेश। तुम्हारी लड़ाई की शैली अब परिपक्व हो चुकी है और तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। तुम्हारा जेनेटिक एनर्जी का नियंत्रण सूक्ष्म स्तर तक पहुंच चुका है। उत्तर में योगेश ने हरे रंग की पत्तियों की आंधी दक्ष की ओर भेजी, एक हरे तूफान की तरह, जहां हर पत्ता एक ब्लेड की तरह धारदार था। दक्ष की पीठ से एक काला सांप प्रकट हुआ और उसके चारों ओर लिपट गया, पत्तियों को छूते ही घोलते हुए। एक आकृति पत्तियों के आवरण में लिपटी उस सांप की ओर झपटी और डैगर से हमला किया। उसके पैरों के नीचे से एक विशाल बेल जमीन से उग आई। सांप के प्रतिरोध करने से पहले ही योगेश पीछे कूदी, हवा में कलाबाजी खाई और एक पेड़ की छाल का सहारा लेकर फिर से सांप की ओर झपटी। वह जंगल में ऐसे गतिशील थी जैसे अपने ही आंगन में हो। उसकी जेनेटिक एनर्जी की मात्रा एवेटार ऑफ द फे वर्ल्ड बाउंड एनक्लोजर के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अर्थ बाउंड प्रिजन उसके लिए एक आदर्श वातावरण था। वहां की बेलें और पेड़ उसके प्रतिद्वंद्वी को धीमा कर देती और उसकी चपलता को बढ़ा देती। बुरा नहीं, टीम जेनिथ के सदस्य उसकी रफ्तार से चक्कर खा रहे थे। योगेश लगातार सांप पर हमला करती रही और धीरे धीरे वो गायब होने लगा। स्टॉर्म ऑफ लीव्स वॉइड कट। वह और भी तेज हो गई, हवा में एक के बाद एक आफ्टर इमेजेस छोड़ती हुई। वह दक्ष के सिर के ऊपर प्रकट हुई। उसने अपनी डैगर उल्टे तरीके से पकड़कर नीचे की ओर झुकाई और मुस्कुराई। मैं सफल हो गई। दक्ष पीछे मुड़ा और मुस्कुराया, जैसे पहले से जानता हो कि वह वहीं होगी। योगेश की आंखें फैल गईं। दक्ष ने पीछे की ओर मुक्का मारा, जिससे योगेश की डैगर ही नहीं बल्कि वह खुद भी उड़ गई। वह एक पेड़ से टकराई जो प्रभाव से अंदर की ओर धंस गया। योगेश को गहरी चोट आई थी, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ी हुई। अब दक्ष की आंखें गंभीर हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसके चारों ओर की जगह फटने लगी। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। एक गहरा एनर्जी विस्फोट उसके चारों ओर हुआ। योगेश की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह डर से जड़ हो गई। सौभाग्य से यह हमला उससे कुछ इंच दूर से चूक गया और वह राहत की सांस ले सकी। उसे लगा जैसे मौत का देवता उसके पास से गुजरा हो। उसने पीछे देखा और कांप उठी। दक्ष के हमले में विनाश नहीं था, वह शुद्ध विलोपन, अनाहिलेशन था। उसके पीछे लगभग 10 मीटर चौड़ी और कई किलोमीटर तक फैली एक विशाल खाई बन गई थी। योगेश द्वारा बुलाए गए पेड़ उस एनर्जी में समा गए थे। आधा जंगल पलक झपकते ही गायब हो गया। पीछे केवल एक गहरी दरार और मलबा छोड़ गया। योगेश, जो मानसिक रूप से दृढ़ थी, फिर भी स्तब्ध रह गई। अगर यह हमला उसे छू भी लेता तो वह अस्तित्वहीन हो जाती। उसे पूरा यकीन था कि वह उस हमले को एक सेकंड भी नहीं झेल सकती थी। उसी क्षण उसने टीम जेनिथ के उस गुप्त नाम को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। मानव रूपी विपदा स्तर, जीवन रूप, या शायद उससे भी परे। उसने कभी डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म को खुद नहीं देखा था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि दक्ष से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। क्या हम आगे बढ़ें? दक्ष ने हल्की आवाज में पूछा। योगेश ने घबराकर सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। उसका डर देखकर दक्ष ने पलकें झपकाईं और मानो फिर से एक सामान्य शिकारी बन गया। उसकी खौफनाक आभा जैसे एक सपना थी।
बहुत अच्छा, तुमने बहुत प्रगति की है योगेश। योगेश ने होंठ भींच ली। कप्तान, आप बस मुझे दिलासा तो नहीं दे रहे ना? दक्ष मुस्कुराया और सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं वाकई तुम्हारी युद्ध में गति से प्रभावित हूं। योगेश को इतनी ऊंची तारीफ मिलकर बेहद खुशी हुई। क्या तुमने कुछ समझा? योगेश ने भौहें चढ़ाईं। उसने संकोचपूर्वक कहा, एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी करना बेकार है। दक्ष ने फिर सिर हिलाया। नहीं, लगता है तुमने मेरे हमले का सार नहीं समझा। तुमने बहुत जल्दी अपनी स्थिति प्रकट कर दी थी। तुम वातावरण पर अच्छा नियंत्रण रखती हो, लेकिन उसका बेहतर उपयोग करो, उसमें छुपो और उसी से अपने हमले निकालो। योगेश ने सिर हिलाया। मैंने किया। मैंने समझा कि पेड़ों और पत्तियों से हमला करना तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं होगा, इसलिए मैंने पहल की। मुझे खुद के लिए ओपनिंग्स बनाने थे। दक्ष ने सिर हिलाया। तुम्हारा निर्णय अच्छा था, तो फिर समझती हो कि हार क्यों हुई? योगेश ने आह भरी। अगर समझती तो हारती क्यों? तुम शांत नहीं थीं और अपने कार्यों का विश्लेषण नहीं किया। स्टॉर्म ऑफ लीव्स से पहले तुमने बहुत अच्छा किया, बट वही तुम्हारी हार की वजह बना। योगेश थोड़ी उलझी हुई दिखी। तुमने अपने इरादे जाहिर कर दिए और मेरे हालात देखे बिना हमला कर दिया। तुमने खुद को जरूरत से पहले डीला छोड़ दिया। योगेश ने लड़ाई को याद किया। उसने डील दी थी क्या? उसने तो सांप के गायब होने के बाद हमला किया था। फिर वह हक्का बक्का रह गई। कप्तान, क्या वो सांप आपने खुद ही गायब किया था? तुम्हें उसे बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लगता है अब तुमने समझ लिया। दक्ष मुस्कुराया। योगेश का चेहरा मुंह बना। दक्ष इतने ताकतवर होकर भी चालबाजी क्यों करते हैं? ब्रूट फोर्स से तो वैसे ही जीत सकते हैं। क्या हम सब प्रयोग के चूहे हैं? दक्ष उसकी आंखों की बात समझ गया। सिर्फ इसलिए कि मैं ताकतवर हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं रणनीति नहीं अपना सकता, बल्कि ताकतवर होने के कारण मुझे रणनीति में और बेहतर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मैं आप सभी की कमजोरियां और ब्लाइंड स्पॉट्स उजागर करना चाहता हूं। उसने योगेश के कंधे पर हाथ रखा। तुम में बहुत संभावनाएं हैं, पूरी मेहनत करो, पीछे मत रह जाना। मैं मेहनत करूंगी कप्तान, योगेश ने गंभीरता से कहा। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दक्ष ने बाकी की ओर देखा। आध्या, अब तुम्हारी बारी। आध्या ने पेट पकड़ लिया। भैया, लगता है पेट दर्द अभी भी गया नहीं। दक्ष ने उसे घूरा। जल्दी करो। अच्छा ठीक है, अब ठीक लग रहा है। आध्या उछलकर खड़ी हो गई और दक्ष की ओर चल पड़ी। कहीं ये मत कहना कि मैं अकेले तुम्हें परेशान कर रहा हूं। हंसी, तुम भी आओ। हंसी, जो अभी तक सौम्या की देखभाल कर रही थी, आगे आई। तुम दोनों मुझ पर एक साथ हमला करोगी? अगर मुझे छू भी लिया तो जीत तुम्हारी मानी जाएगी। दोनों की आंखें चमक उठीं। वे मुकाबले के लिए तैयार थीं। हंसी ने अपनी सभी कॉम्बैट सोल शार्ड्स सक्रिय कर दी। उसके बाएं हाथ में पंखों का पंखा और दाएं में चांदनी सी तलवार प्रकट हुई। उसके पीछे बहुरंगी प्रकाश फूट पड़ा। एक्लिप्स का क्षेत्र उसके पैरों के नीचे फैल गया। वह आगे बढ़ी। उसकी हर चाल से चंद्र प्रकाश निकल रहा था। एक काला सूरज उसके पीछे प्रकट हुआ, जो उसके पैरों की चांदनी से टकराकर चिंगारियां बिखेर रहा था। हवा गुर्राई। उसकी तलवार पूर्णिमा के चांद की तरह चमकी। उसने जैसे ही पंखा लहराया, हवा में बवंडर उठा, लेकिन दक्ष ने एक हाथ की लहर से उसकी तकनीक को विफल कर दिया। उधर आध्या ने अपनी हथेली उठाकर कड़ाके की ठंड प्रवाहित की। ठंडी हवा ने आसपास की हर चीज को जमा दिया। जमीन पर बर्फ की परत जम गई और आकाश से बर्फ गिरने लगी। कम से कम तुम्हारे पास मुझसे आमने सामने लड़ने का साहस तो है। दक्ष ने अपनी बहन की हथेली को अपनी ही हथेली से रोका। उसने जरा भी बल नहीं लगाया, बल्कि केवल उसकी शक्ति को जज्ब किया। उसकी हथेली लाल तपते लोहे की तरह थी, जिस पर कोई ठंड जमी नहीं। आध्या ने भौहें चढ़ाईं। उसने बर्फीली आंधी की तरह हमले किए। टीम जनित के सदस्य जब सांस छोड़ते तो गर्म भाप बाहर निकलती। आध्या दक्ष की बहन होने के नाते स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। वह कम उम्र में ही टीम जनित के सदस्यों की ताकत के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, दक्ष था। उसके सारे हमले दक्ष ने आसानी से रोक लिए। उधर हंसी ने लंबी दूरी के हमले छोड़ दिए
और द इल्यूसिव मून का प्रयोग कर कूद पड़ी। फिर एक सुपीरियर ग्रेड इल्यूजरी लेपर्ड सोल शार्ड से खुद को और तेज कर लिया। वह सीधे दक्ष की पीठ के पीछे प्रकट हुई। मून सीकर, उसके पैरों से एक चांदी जैसी आभा निकली और उसने पीठ पर वार किया, पर वह न जाने कैसे दूर जा गिरी इससे पहले कि देख पाती कि दक्ष ने पलटकर क्या किया। हवा में घूमते हुए हंसी ने पंखा लहराया, तलवार पर चांदनी झिलमिलाई और वह फिर से झपटी। फिर दक्ष ने एक बार फिर पीछे हाथ लहराकर उसका हमला बेअसर कर दिया। बर्फ गिरती रही और आध्या की बर्फीली शक्ति नीली चमकने लगी। उसके आसपास सब कुछ जम गया। दक्ष ने उसकी दिशा में मुक्का मारा और उसकी ऊर्जा को तितर बितर कर दिया। हवा की लहरों ने बर्फीले तूफान को उड़ा दिया, जिससे आध्या को पीछे हटना पड़ा। हंसी तुरंत उसे संभालने दौड़ी। द हिडन मून! उसकी तलवार ने मानो आकाश का चांदी से बना पर्दा काट डाला, लेकिन दक्ष ने फिर उसका वार रोक लिया। उसने हरकत उसके बाद की थी, लेकिन हथेली पहले ही उसकी छाती से टकरा गई थी। फरहान ने इस तकनीक को पहचान लिया। इसमें समय की शक्ति समाहित थी। दक्ष का हमला एक अग्नि विस्फोट के साथ हंसी से टकराया। उसकी स्पिरिट फॉक्स रोब से एक सुरक्षात्मक ज्वाला निकली, लेकिन दक्ष पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका वाटर अट्यून्ड जेनेटिक एनर्जी उसे आसानी से निष्क्रिय कर देता था। उसके शरीर से मिरर्ड रिफ्रैक्शन की आभा निकल रही थी, जिसने ज्वाला को बुझाया और हंसी को दूर फेंक दिया। असल में विस्फोट की शक्ति नहीं, बल्कि दक्ष की हथेली ही उससे टकराई थी, जिसने सभी सुरक्षा परतों को पार कर सीधे वार किया। आध्या बर्फ पर फिसलती हुई दक्ष की ओर आई, एक बाज जैसी चपलता के साथ। उसके पैरों से बर्फ की धारें बनी, जो उसने दक्ष की ओर फेंकी। लेकिन फिर से, बिना यह देखे कि दक्ष ने कैसे रोका, वह हवा में उछलकर दूर जा गिरी। वह हवा में घूमी ताकि गति को कम कर सके। फिर दक्ष के चारों ओर घूमते हुए एक मौका ढूंढने लगी। दक्ष ने चेतावनी दी, अगर तुम हमला नहीं करोगी तो मैं करूंगा। उसी समय एक चांदी की छाया उसके पास प्रकट हुई। हंसी हवा में लिपटी, चांदी की चमक के साथ दक्ष पर झपटी। यह आध्या का संकेत था। उसने कुछ बर्फ के नुकीले टुकड़े दक्ष की ओर फेंके, जिन्हें उसने बिना हिले गिरा दिया। साथ ही उसने हंसी की तलवार भी पकड़ ली। आध्या एक बर्फीले बवंडर से घिरी हुई दक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास आई, दक्ष ने उसकी दिशा में मुक्का मारा और उससे उड़ा दिया। वह जमीन पर तेजी से फिसलती गई और खुद को रोकने के लिए बर्फ का एक स्तंभ उगाया। हंसी ने फिस्ट ऑफ द साइलेंट सी से हमला किया, जिसे दक्ष ने एक किक से विफल किया। हंसी हवा में रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गई। आध्या के चारों ओर की आभा गहराई, उसके बाल जम गए और उसकी मुट्ठियां नीली हो गईं। दक्ष ने एक तीव्र सिहरन महसूस की। उसने मुस्कुराते हुए नीचे हाथ लहराया और परमाफ्रॉस्ट का क्षेत्र 2 भागों में काट डाला। आध्या के शरीर से जेनेटिक एनर्जी का विस्फोट हुआ और बर्फ के टुकड़े हवा में उठने लगे। हंसी आकाश से नीचे गिरी, अब और खुद को रोक पाने में असमर्थ। उसकी हालत देखकर आध्या चिल्लाई, बस करो, अब और नहीं, हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा। दक्ष ने पूछा, क्या तुमने कुछ समझा? आध्या ने आह भरी, भैया आप बार बार ये क्यों पूछते हो? मैंने अब तक आपकी सारी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि आप घिनौने स्तर के ताकतवर हो। टीम जेनिथ के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते रहे। दक्ष ने लंबी सांस ली। तुम्हारा यह कहना बताता है कि तुम नहीं समझी कि तुम्हारी गलती क्या थी। तुम्हारे पास कई मौके थे ताकत दिखाने के, लेकिन तुमने मिलकर कोई समन्वय नहीं दिखाया। मैं बहुत निराश हूं। मैंने तुम्हें साथ में लड़ने दिया, लेकिन तुम दोनों ने तालमेल बिल्कुल नहीं रखा। आध्या ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा नहीं है, हंसी और मैं एक दूसरे की चाल में थीं। तालमेल का मतलब सिर्फ एक साथ हमला करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हमलों को मजबूत करना होता है। तुम दोनों ने एक ही समय पर हमला किया, लेकिन स्वतंत्र रूप से, और तुमने तकनीकों में कोई विविधता नहीं दिखाई, हर बार एक ही ढंग से। तुम्हें इस पर विचार करना होगा और भविष्य में और मेहनत करनी होगी। आध्या ने सिर झुकाकर हामी भरी। फिर दक्ष ने हंसी की ओर देखा। हंसी, तुम अपनी सोल शार्ड्स पर बहुत निर्भर हो। तुम्हें अपनी तकनीक को भी धार देनी होगी। तब तक हंसी बेहोश हो चुकी थी।
वह दक्ष की बातें सुन नहीं सकी। दक्ष ने निर्देश दिया, जब हंसी होश में आए तो मेरी कही बातें उसे जरूर बताना। कुल मिलाकर वह अपनी इस आकस्मिक परीक्षा के नतीजों से संतुष्ट था। टीम जेनिथ के सभी सदस्य लगभग विपदा स्तर की शक्ति के करीब पहुंच चुके थे और उनके लिए लिमिट साम्राज्य की रक्षा करना अब कोई चुनौती नहीं रह गया था। हालांकि उसने आलोचना की थी, फिर भी आध्या और हंसी दोनों शिकारी के रूप में काफी आगे बढ़ी थीं। उनकी युद्ध क्षमता को देखते हुए दक्ष को अब उन्हें डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स देने में कोई हिचक नहीं रही थी। टीम जेनिथ ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और दक्ष ने यामिनी और अन्य लोगों के साथ मिलकर लिमिट के शासन प्रबंध को भी सुनिश्चित कर लिया था। जैसे ही वे विभिन्न एलियन जातियों को लिमिट में समाहित कर लेंगे, यह साम्राज्य फलने फूलने लगेगा। यामिनी एक उत्कृष्ट प्रधानमंत्री थी और वह राज्य का प्रशासन कुशलतापूर्वक संभाल रही थी। दूसरे क्षेत्र में दक्ष को किसी बात की चिंता नहीं रह गई थी। दक्ष विचार कर रहा था कि वह अपनी कुछ सोल शार्ड्स आध्या के लिए छोड़ दे। आखिरकार अब उसके इन्वेंट्री की सफाई का समय आ चुका था। पहले क्षेत्र की सुपीरियर ग्रेड फॉरेस्ट वुल्फमैन, विंडबॉर्न ईगल और रूनिक सैलमेंडर सोल शार्ड्स अब उसकी शक्ति के स्तर से मेल नहीं खाते थे, लेकिन संभव है कि आध्या को ये कमजोर लगे। लिमिट में अब सोल शार्ड्स आसानी से खरीदे या बदले जा सकते थे और आध्या खुद भी पीक ग्रेड सोल शार्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी। दक्ष हंसा, कम से कम इतना तो मानो कि ये वो सोल शार्ड्स हैं जिन्हें लिमिट का सम्राट दक्ष पहले और दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करता था। थोड़ी इज्जत तो बनती है। आध्या ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इनकी ऐतिहासिक अहमियत है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने इन्हें नीलामी में रखा तो बहुत ऊंची कीमत मिलेगी। दक्ष चाहता था कि डिजास्टर ग्रेड ड्रैगन वेल सोल शार्ड आध्या के पास रहे। यह मूल रूप से उसी के लिए और टीम जेनिथ के लिए ही थी। जैसे ही दक्ष ने वह सोल शार्ड उसे सौंपी, आध्या की आंखें फैल गईं। वह समझ गई कि उसका भाई क्या करने वाला है। भैया, आप फिर से मुझे छोड़ने वाले हो, है ना? मैं जा नहीं रहा, बस एक उच्चतर क्षेत्र में आरोहण कर रहा हूं। यह हर शिकारी और साधक की स्वाभाविक प्रक्रिया है। असल में मैं तो यहां ज्यादा समय तक रुका ही इसलिए था ताकि तुम्हारी नींव मजबूत कर सकूं। आध्या थोड़ी निराश और उदास हो गई। चिंता मत करो, जल्द ही ये शियान चेन, जून जिऊ शियाओ और हांग शियाओ भी टीम जेनिथ के अन्य सदस्यों के साथ दूसरे क्षेत्र में आ जाएंगे। उस समय तक जेनिथ डोजो की नींव यहां भी मजबूत हो चुकी होगी। मैंने यामिनी से कहा है कि जैसे ही जेनिथ डोजो के सदस्य रेणुका नगर पहुंचे, वहां उसका एक संस्करण बनवाया जाए। फिर तुम नए रंग रूटों को बुला सकती हो, एलियन और मानव दोनों को। आध्या ने पूछा, भैया, क्या आप यह सब खुद नहीं कर सकते? दक्ष ने उसकी सिर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, यह काम तुम्हारे लिए है, एक परीक्षा की तरह। टीम जेनिथ और जेनिथ डोजो के सदस्यों की मौजूदगी और लिमिट की राजकुमारी के रूप में आध्या की स्थिति, इन सब से यह कार्य उसके लिए सरल था। यह असल में परीक्षा नहीं, बल्कि एक योजना थी जिससे वह अपनी स्वयं की शक्ति को संचित कर सके। लिमिट उसका साम्राज्य था और उसके जाने के बाद वहां समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। एलियन नस्लों का समावेश और समायोजन एक चुनौती था। जब तक दक्ष मौजूद था, उसकी शक्ति ही हर चीज पर नियंत्रण बनाए रखती थी। लेकिन उसके जाने के बाद क्या आध्या 1-2 दशक में तीसरे क्षेत्र तक पहुंच पाएगी, यह तय नहीं था। इसलिए उसने जेनिथ डोजो को दूसरे क्षेत्र में स्थापित करवाना तय किया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। यह एक ऐसा बल होगा जो केवल उसी के प्रति वफादार होगा। अपने प्रस्थान से पहले दक्ष ने हर चीज की योजना बना ली थी। मिस्टमेल्ड क्लैम वाली डिजास्टर ग्रेड डेविल सोल को छोड़कर उसने लगभग सभी शार्क आध्या के पास छोड़ दिए ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। व्हाइट ग्रब और ब्लड एंड सोल शार्ड्स छोड़ना उसके लिए कठिन था। पहला, उसे पाने में उसे आधे साल से ज्यादा लग गया था और दूसरा बेहद उपयोगी था। ये अब पुराने जरूर हो गए थे, लेकिन इनमें उसकी भावनाएं जुड़ी थीं। इटर्नल स्प्रिंग कोकून सोल शार्ड वह अपने पास रखना चाहता था क्योंकि वह अब भी उसके लिए उपयोगी था।
वह अपनी मूनलाइट वर्म सोल शार्ड भी नहीं छोड़ पाया। उसे उसने शुरुआत से पाला था और उसके साथ उसका एक भावनात्मक जुड़ाव था। बाकी सबके पास खुद का एक्स्ट्रा डिमेंशनल स्टोरेज था, इसलिए उसने अपनी पॉटबेली टोड सोल शार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं समझी। उसकी ड्रैगन वुल्फ और गोल्डन रॉक सोल शार्ड्स अब भी उपयोग में थीं। गोल्डन रॉक से ही उसकी ट्विन ब्लेड्स गीचांग और हंगवंग बनी थीं। दक्ष एक विपदा स्तर जीवन रूप फ्रेमवर्क, फाउंडेशन, मैक्स, 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन, 6th फॉर्म, रिवर ड्रैगन टेक्निक्स, rippling walk, pinnacle, 3-wave crescendo, pinnacle, calm waters, advanced, fists of the silent sea, pinnacle, the boundless blade, pinnacle, eclipse, pinnacle, Syzygy, pinnacle, 9 soul, dragon blade, advanced. Genes, basic, 160, mutated, 150, superior, 150, peak, 150, disaster, 100 souls hards, white grub, superior, blood ant, superior, pot-bellied toad, mutated, eternal spring cocoon, superior, dragon wolf, superior, moonlight worm, peak, golden rock, peak, दक्ष मुस्कराया। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मानसिक ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ वह बोला, विश्व की इच्छा, मैं तैयार हूं। अंतरिक्ष फटने लगा, जमीन कांपने लगी। दक्ष की ताकत को दुनिया की इच्छा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तुम्हारी स्थिति इस क्षेत्र की सीमा से बाहर है, कृपया तुरंत तीसरे क्षेत्र में प्रस्थान करो। दक्ष का पूरा शरीर इंद्रधनुषी प्रकाश में लिपटा हुआ उस एक्स्ट्रा डिमेंशनल स्थान की ओर ले जाया गया जहां पहले उसका रिफाइनमेंट सेरेमोनी हुआ था। हालांकि वह पहले भी इस प्रक्रिया से गुजर चुका था, फिर भी दुनिया की इच्छा ने उसे दोहराया। जो एक वरदान था, उसकी शक्ति फिर से एकत्रित हुई और रिफाइनमेंट एनर्जी उसके पूरे शरीर में समा गई। जैसे ही प्रकाश का स्तंभ उठा, दक्ष भी तीसरे क्षेत्र की ओर ऊपर उठ गया। परंतु उसने यह नहीं देखा कि उसके आरोहण के समय विल ऑफ द वर्ल्ड की आवाज में एक कुटिलता आ गई थी। तीसरा क्षेत्र, जिसे मेरू रियल्म कहा जाता है, दक्ष इससे अपने पिछले जीवन में परिचित था। यह हजारों छोटे जगहों से मिलकर बना था। प्रकाश जब उतरा तो दक्ष ने चौंक कर अपने चारों ओर देखा। वह कुछ ऐसे एलियनों के बीच था जो दिखने में मनुष्यों जैसे थे, बस उनके हाथ जेड़ हरे रंग के थे। अगर दक्ष को मानव और एलियन के बीच के ऑरा का ज्ञान न होता तो वह भ्रमित हो सकता था। विल ऑफ द वर्ल्ड को उसे किसी मानव बस्ती में भेजना चाहिए था, लेकिन यह तो किसी गैर मानव गांव जैसा लग रहा था। उसने सामने खड़े एक वृद्ध से विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहां हूं? वृद्ध ने उसे ऊपर नीचे देखा। तुम मुझे अजनबी लगते हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। कौन हो तुम? दक्ष जवाब देने ही वाला था कि तभी पास की किसी जगह से घंटी बज उठी। गांव के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, दानव चिड़ियां आ गई हैं, दानव चिड़ियां आ गई हैं। दक्ष ने एक विशाल जीवों की लहर को आते महसूस किया, लेकिन जब तक उसने सिर उठाया, चारों ओर अंधकार छा गया था। यह अंधकार फैलता जा रहा था। वह चौंका। ध्यान से देखने पर पता चला, यह अंधकार नहीं बल्कि विशाल चमगादड़ों का झुंड था। हजारों की संख्या में काले चमगादड़ हर एक मानव के आकार के थे, लेकिन उनके पंखों का फैलाव उन्हें और भी विशाल प्रतीत करवा रहा था। वे इतनी बड़ी संख्या में थे कि आकाश और धरती दोनों को ढक चुके थे। शाम की हल्की रोशनी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी और हर दिशा से उनकी चीखें गूंज रही थीं। उनकी आंखें रक्तलाल चमक रही थीं। दक्ष ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं? वृद्ध ने दक्ष का हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। दक्ष ने देखा कि गांव के सभी निवासी अपने घरों में लौट चुके थे। अपनी ड्रैगन्स प्यूपिल्स की मदद से उसने देखा कि वे सभी भूमिगत तहखानों में छिपे हुए थे। यह सब क्या हो रहा है? बात करने का समय नहीं है। डिमोनिक बैट्स बस आने ही वाले हैं। वृद्ध ने आश्चर्यजनक ताकत से उसे अपने घर की ओर खींच लिया। मदद करो, उन्होंने चूल्हे के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने चूल्हा हटाया, जिसके नीचे लकड़ी का एक ट्रैपडोर निकला। जल्दी करो, नीचे जाओ, वृद्ध ने कहा। दोनों एक संकरे तहखाने में उतर गए, जो लगभग 5 लोगों के बराबर चौड़ा था। वह खाने पीने के सामान से भरा हुआ था।
वृद्ध ने राहत की सांस ली। बेटा, तुम दिखने में दुबले हो, लेकिन हैरान कर देने वाली ताकत है तुम में। दक्ष ने पूछा, बाहर क्या हो रहा है सर? समय समय पर ये डिमोनिक बैट्स अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर आसपास के गांवों पर हमला करते हैं। ये बेहद ताकतवर हैं और शिकार ढूंढने के लिए अपनी आंखों का उपयोग नहीं करते। जब तक कोई जमीन के नीचे न छिपा हो, वे उसे ढूंढ निकालते हैं। मेरे पास भी एक बेटा था, तुम्हारी ही उम्र का, लेकिन उसके टखने में चोट थी और वह समय पर तहखाने में नहीं पहुंच पाया। अंत में वे चमगादड़ उसे उठा ले गए। वृद्ध की आवाज दुखी हो गई। दक्ष अभी पूछ ही रहा था कि वह कहां है, तभी तहखाने के बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मुझे छोड़ दो। वृद्ध का शरीर कांप गया। यह तो उसी लड़के की आवाज है। जरूर वह बाहर खेल रहा था जब चमगादड़ आए। बच्चे की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। वे तहखाने की दीवारों को चीरती प्रतीत हो रही थीं। वृद्ध बेचैन हो गया। गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस झुंड से भिड़ सके, कम से कम पहले तक तो नहीं। जैसे ही दक्ष बाहर जाने लगा, वृद्ध ने उसे पकड़ लिया। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? यहां रहिए, मैं खुद देखता हूं ये चमगादड़ कितने ताकतवर हैं। वृद्ध उसे रोकने की कोशिश करता रहा। नहीं, तुम अपनी जान गंवा दोगे। चिंता मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि यहां कोई ऐसा जेनेटिक लाइफ फॉर्म है जो मुझे मार सके। दक्ष साहसपूर्वक बाहर निकला। उसने देखा कि एक बंदर जैसे एलियन बच्चे के कंधों को एक चमगादड़ ने अपने पंजों से जकड़ रखा था। बच्चा हवा में घसीटा जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। वह बच्चा संघर्ष कर रहा था, लेकिन चमगादड़ की ताकत के सामने वह असहाय था। दक्ष ने हैरानी से देखा कि ये चमगादड़ इतने समझदार थे कि उन्होंने सीधे बच्चे को खा जाने के बजाय उसका उपयोग उसके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए किया। लेकिन गांव से कोई भी बाहर नहीं आया। जाहिर था यह तरीका पहले भी कई बार आजमाया गया था, लेकिन इस बार सामने दक्ष था। जैसे ही चमगादड़ों ने उसे देखा, उन्होंने उपहास के स्वर में चीखते हुए उस पर हमला कर दिया, मानो कोई मूर्ख जाल में फंस गया हो। वे उसके चारों ओर बवंडर की तरह घूमने लगे। एक फिंगर स्नैप में दक्ष ने आकाश पृथ्वी को हिला दिया। उसकी ऊर्जा की लहर ने उस काले बवंडर को चीर दिया और चारों ओर रक्त की वर्षा होने लगी। दक्ष रक्त में खड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था मानो कोई राक्षसी देवता धरती पर उतर आया हो। तीसरा क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक स्थिर था, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी संरचना को मजबूत बनाए रख रही हो। दूसरे क्षेत्र में वह उंगली के एक इशारे से आकाश को चीर सकता था, लेकिन यहां उसकी शक्ति बस एक लहर के चमगादड़ों को नष्ट कर पाई। इसका मतलब यह नहीं था कि दक्ष कमजोर हो गया था, बल्कि यह क्षेत्र ही अधिक ताकतवर था और इसके भीतर के जीवन रूप भी। अगर दूसरा क्षेत्र लकड़ी जैसा था, तो तीसरा क्षेत्र लोहे की छड़ जैसा था। दक्ष ने दूसरे क्षेत्र में जगह और समय के नियमों को मोड़ा था, लेकिन यहां वे सभी क्षमताएं फिलहाल बंद थीं। चमगादड़ों की दूसरी लहर आई। दक्ष एक तीर की तरह आकाश में उछला। इस बार उसने मुट्ठी से हमला किया। चमगादड़ पास आने से पहले ही हवा में ही फट गए और रक्त की वर्षा में बदल गए। दक्ष की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी जो अब भी चिल्ला रहा था। तभी एक विशाल चमगादड़ उसके रास्ते में आ गया। वह अन्य चमगादड़ों से 3 गुना बड़ा था। उसकी आंखें बैंगनी लाल चमक रही थीं। उसने इतनी तीखी चीख निकाली कि दक्ष का सिर झंझना गया। हटो! दक्ष गरजा। उसकी आवाज किसी काले ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। चमगादड़ उसकी आभा से भयभीत होकर हवा में ही चुप हो गया। जैसे ही दक्ष उसकी ओर बढ़ा, वह चमगादड़ भागने लगा। रून, ग्रेविटी। अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति से दक्ष ने एक ड्रैगन टर्टल टैबलेट बुलाया, जो आसमान में उड़ते चमगादड़ों पर गिरा। वे वर्षा की तरह नीचे गिरने लगे और गांव की झोपड़ियों और घरों पर टकराए। वे चीखते रहे, लेकिन अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हिल नहीं सके। दक्ष ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह जमीन पर उतरा और उसे छोड़ दिया, लेकिन बच्चा अब भी डर के मारे उससे चिपका रहा। दक्ष की आंखों में इंद्रधनुषी धुंध तैर उठी, जिसने पूरे गांव को एक धुंध से ढक लिया, और चमगादड़ों की आंखें इंद्रधनुषी हो गईं। एक फिंगर स्नैप में टैबलेट गायब हो गया।
चमगादड़ उड़कर आकाश में विलीन हो गए। दक्ष ने ताली बजाई। मैंने चमगादड़ों से निपट लिया है, अब बाहर आ सकते हो। उसकी आवाज गांव में देर तक गूंजती रही। फिर धीरे धीरे एक वृद्ध बाहर आया, वही जो पहले उसके साथ था। वृद्ध ने चारों ओर सावधानी से नजर दौड़ाई। जब उसने देखा कि अब कोई चमगादड़ नहीं था तो उसने कांपती सांस छोड़ते हुए राहत ली। बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे। मैं नहीं जानता तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। बहुत जल्द अन्य गांव वाले भी वहां आ पहुंचे। वह छोटा लड़का जैसे ही अपने माता पिता को देखता है, वह रोते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ा और वे भी भावुक हो गए। दक्ष ने पूछा, सर, क्या आप जानते हैं कि आसपास कहीं इंसानों की बस्ती है? दक्ष को जल्दी से किसी मानव बस्ती तक पहुंचना था ताकि वह टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंच सके और वास्तविक दुनिया में लौट सके, नहीं तो वह इस आयामी संसार में फंसा रह जाता। वृद्ध ने सिर हिलाया। मैंने दशकों से यहां रहकर कभी इस नाम को नहीं सुना। बेटा, क्या तुम अपनी जाति को ढूंढ रहे हो? हां, बिल्कुल। वृद्ध ने गहरी सांस ली। हम एक छोटे से संसार में रहते हैं जिसका व्यास 10,000 मील से अधिक नहीं। मैंने कभी किसी अन्य समझदार जाति को यहां नहीं देखा। मैं कहूंगा कि तुम्हें किसी बड़े संसार में तलाश करनी चाहिए। दक्ष ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अन्य संसारों तक पहुंचने वाला वर्महोल कहां है? 20 साल पहले हमारे संसार में एक ऐसा वर्महोल था। वह उस गुफा में था जो वहां दिखाई दे रही है। हम उसका उपयोग अन्य संसारों के निवासियों से व्यापार के लिए करते थे, पर उसी समय एक झुंड डिमोनिक बैट्स ने गुफा पर कब्जा कर लिया। हमने एक दल बनाया ताकि इन चमगादड़ों को हटा सकें, लेकिन उनका बैट किंग बहुत ही ताकतवर था। उसकी एक चीख ही हमारे योद्धाओं को भीतर से फाड़ने के लिए काफी थी। हमारे गांव में ही 100 से अधिक योग्य योद्धा थे और वे सब मारे गए। वृद्ध ने दुखी होकर सिर झुका लिया। इन डिमोनिक बैट्स का आगमन इस संसार के पतन की शुरुआत था। एलियन जाति ने उस बैट किंग को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। हजारों योद्धा मारे गए और आम चमगादड़ों की भीड़ ही बाकियों के लिए बहुत भारी साबित हुई। कुछ समय पहले अंतिम एलियन शहर भी तबाह हो गया। अब संसार में कुछ छोटे छोटे कबीले ही बचे हैं। एक अधेड़ उम्र का पुरुष आगे आया और आदरपूर्वक बोला, सच कहें तो हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। हमारे हर एक बच्चे का बहुत महत्व है और जो आपने किया है उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। वृद्ध ने सलाह दी, बेटा, क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ। तुमने हमारे पूरे गांव और हमारे बच्चे की जान बचाई है। हम सब तुम्हें अपना ही मानेंगे। दक्ष ने उस दिशा की ओर देखा जहां वृद्ध ने गुफा की ओर इशारा किया था। मैं उस गुफा को जरूर देखना चाहता हूं। वृद्ध ने फिर चेतावनी दी, बेटा, वो बैट किंग बेहद खतरनाक है। वहां अकेले जाना अपनी मौत को बुलाना है। दक्ष टस से मस नहीं हुआ तो वृद्ध ने हार मानकर एक बोरे में हरे फल निकालकर उसे दिए। हमारा गांव धनी नहीं है, लेकिन यह हमारी ओर से एक छोटा उपहार है। ये फल कोई खास नहीं, पर भूख मिटाने के लिए पर्याप्त हैं। एक खा लो तो कई दिन तक खाना नहीं चाहिए। दक्ष ने पहले मना किया, लेकिन वृद्ध के आग्रह पर अंततः स्वीकार कर लिया। उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि गुफा कहां है। उसके पास मिस्ट मेल्ड क्लैम सोल शार्ड था, जिसकी सहायता से वह उन चमगादड़ों को नियंत्रित कर रहा था जो अब वापस उसी गुफा की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे चमगादड़ गुफा की ओर पहुंचे, उन्होंने अपने ही साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दक्ष इंद्रधनुषी धुंध से घिरा गुफा में आगे बढ़ता गया। धुंध पूरे गुफा में फैल गई। जो भी चमगादड़ इस धुंध की चपेट में आए, वे दक्ष के सोल शार्ड के नियंत्रण में आ गए और अपने ही साथियों पर हमला करने लगे। गुफा में रक्त की वर्षा होती रही। एक तीखी चीख के साथ असंख्य चमगादड़ हवा में ही फट गए और रक्त की धारा दक्ष पर गिर पड़ी। दक्ष ने एक सहज हाथ के इशारे से उसे हटा दिया और जेनेटिक एनर्जी की परत से खुद को ढक लिया। तभी उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ, एक विशाल चमगादड़ जिसका पंखों का फैलाव पूरी गुफा में व्याप्त था। उसकी आंखें गहरे लाल और चमकती हुई थीं और उनमें भयानक ठंडक थी। यह निश्चित रूप से एक सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म था, वही बैट किंग जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था।
तीसरे क्षेत्र का एक सुपीरियर ग्रेड जीवन रूप दूसरे क्षेत्र के पोस्ट पीक ग्रेड जीवन रूप के समकक्ष होता है। रियल्म की मजबूती के कारण उससे लड़ना दूसरे क्षेत्र के डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म से लड़ने के बराबर हो सकता है। पर दक्ष ने ठंडे भाव से उस बैट किंग की ओर देखा और उसकी आंखों की चमक से उसे पूरी तरह वश में कर लिया। बैट किंग की ठंडी चमकती आंखों में अब इंद्रधनुषी आभा थी। एक चीख के साथ बाकी सभी चमगादड़ों की उन्मादी लड़ाई थम गई। बैट किंग ने अपना शरीर झुका लिया, पंख समेटे और दक्ष के सामने घुटनों पर बैठ गया। बाकी सभी चमगादड़ भी झुक गए। दक्ष ने उसे नजरअंदाज करते हुए गुफा के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। उसके कदमों के नीचे कीचड़ जैसी नमीदार सतह थी। गुआनो, उसमें सफेद कण भी दिख रहे थे, शायद एलियन योद्धाओं के अवशेष। बाकी चमगादड़ उसके पीछे चल पड़े। दक्ष को इन चमगादड़ों को खाने में कोई रुचि नहीं थी। भले ही उसने सुना था कि तले हुए चमगादड़ स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन वह यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था कि कहीं इनमें कोई घातक वायरस हो जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी न झेल सके। हालांकि उसे मुफ्त जीन फ्रैगमेंट्स मिल सकते थे, पर उसने जानबूझकर वह जोखिम नहीं लिया। गुफा के अंदर उसे हवा की एक धारा महसूस हुई। लगता है यही है। वर्म होल का प्रवेश द्वार गुआनों के ढेर से ढंका हुआ था। दक्ष ने चुटकी बजाई और चमगादड़ों को सफाई का इशारा किया। थोड़ी देर में एक सुरंग प्रकट हुई जो प्रकाश से जगमगा रही थी और जिसके चारों ओर स्पेशल रिपल्स नृत्य कर रहे थे। यह एक वर्म होल था जो तीसरे क्षेत्र की असंख्य दुनियाओं को जोड़ता था। दक्ष भीतर प्रवेश कर गया। पीछे पीछे चमगादड़ भी चले गए। आमतौर पर छोटे संसारों के बीच ऐसे वर्म होल स्थिर होते हैं, लेकिन बड़े संसारों के लिए नहीं। स्पेशल रिफ्ट्स और विकृतियां आम खतरे हैं, और एक छोटी सी दरार भी तीसरे क्षेत्र के सुपीरियर ग्रेड जीवन रूप को एक झटके में समाप्त कर सकती है। पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म कभी कभी उस पार जा सकता है, लेकिन बड़ी कीमत चुकाकर। यहां तक कि डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म को भी बड़ी दरारों से बचना पड़ता है। इन दरारों के चारों ओर की वॉर्टिसिस यात्रियों की गति को धीमा कर देती हैं और उन्हें गलत दिशा में भेज सकती हैं। सौभाग्य से ज्यादातर बड़ी दरारें केवल बड़े संसारों के बीच के वर्महोल में होती हैं। किसी समय एक विलक्षण आविष्कारक ने इन वर्महोल्स को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया, वर्महोल शटल। वर्महोल शटल एक ऐसा उपकरण था जो यात्रियों को वर्महोल के आर पार ले जाने में सक्षम बनाता था। यह स्पेशल रिफ्ट्स को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता था, लेकिन यह कमजोर जीवन रूपों को संसारों के बीच यात्रा करने का एक सुरक्षित साधन देता था। यह बेहद तेजी से चलता था। जहां आम व्यक्ति को एक वर्महोल पार करने में 3 दिन लगते, वहीं शटल इसे 1 घंटे में तय कर लेता। वर्महोल में स्पेशल रिफ्ट्स से भी खतरनाक थे वॉइड नोड्स। इन नोड्स पर वॉइड प्रकार के जीवन रूप रहते थे जो तीसरे क्षेत्र के वर्म होल्स में स्वतंत्र रूप से घूमते और स्पेशल रिफ्ट्स के प्रभावों से खुद को सुरक्षित रख सकते थे। ये प्राणी शिकारी थे, यहां तक कि एक शक्तिशाली तीसरे क्षेत्र का शिकारी भी इनके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि इन वर्म होल्स में कोई भी विध्वंसक तकनीक का प्रयोग करना वर्जित था। जैसे बर्फीले पहाड़ों पर जोर से चिल्लाना हिमस्खलन को आमंत्रित करता है। शक्तिशाली हमला पूरा वर्म होल तबाह कर सकता था, जिससे भयावह स्पेशल रिफ्ट उत्पन्न होती और पूरी टीम एक ही पल में मारी जा सकती थी। तीसरे रेल में विशेष मर्सनरी टीम्स इन वॉइड जीवन रूपों का शिकार करती थीं। उनकी त्वचा और हड्डियां वर्म होल शटल बनाने की प्रमुख सामग्री थीं और हर एक शटल की कीमत आसमान छूती थी। इसलिए खतरे के बावजूद शिकारियों की टीमें अक्सर वर्म होल में इन प्राणियों का पीछा करती थीं। जिस वर्म होल में दक्ष था वह काफी छोटा था। थोड़े ही समय में वह दूसरी ओर पहुंच गया। द्वार बेलों से ढका हुआ था, जिसे दक्ष ने एक हल्के हाथ के इशारे से काट दिया। उसे पीड़ा से भरी चीखें सुनाई दी। वे बेलें जहरीले सांपों की तरह उसकी ओर झपट पड़ी। वे इतनी अधिक थीं कि पूरे द्वार को घेर चुकी थीं, लेकिन बैट किंग की एक चीख से वे सभी फट पड़ी। दक्ष
वर्म होल से बाहर निकला और खुद को एक उजड़े पत्थर के शहर में पाया जिसे विशाल पेड़ और बेलों ने घेर रखा था। पेड़ मकानों से बाहर निकल रहे थे, बेलें जमीन और दीवारों को ढक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वन गृह में आ गया हो। उसके पीछे वह सबसे बड़ा भवन था जहां वर्म होल का प्रवेश द्वार था। उसकी छत पर एक विशाल मांसाहारी पौधा उग आया था जिसकी जड़ों से बेलें हर ओर फैल रही थीं। बैट किंग की चीख उसे मार नहीं सकी थी। बेलें हर दिशा से दक्ष की ओर बढ़ीं। तो ये एक प्लांट टाइप लाइफ फॉर्म है। दक्ष ने एक पंच मारा जिससे बेलें फट गईं और ऊपर का फूल नष्ट हो गया। You successfully killed a mutated grade bloodborne flower. By consuming the petals of the mutated grade bloodborne flower, you may receive 1 to 10 mutated gene fragments. पंखुड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इससे पहले कि वह और सोच पाता, उसे एक विशाल झुंड मैंटिसेस का आभास हुआ। वे 2 से 3 मीटर ऊंचे थे और तेज गति से उड़ते हुए आ रहे थे। दक्ष के द्वारा नियंत्रित डिमोनिक बैट्स ने हवा में उड़ान भरी, लेकिन वे आसानी से मैंटाइसिस द्वारा गिरा दिए गए। उनकी चीखें सिर्फ थोड़े समय के लिए मैंटाइसिस को भ्रमित कर सकीं। यदि वे पास पहुंचते तो चमगादड़ निश्चित रूप से मर जाते। बैट किंग अंततः हवा में उठा। उसकी तीव्र चीखों ने कई मैंटाइसिस को आंतरिक रूप से फाड़ डाला। आकाश से रक्त और पैर गिरने लगे। अचानक एक तीव्र चमक के साथ बैट किंग के पंख का एक हिस्सा कट गया। एक रक्त लाल मैंटिस उसके पीछे प्रकट हुआ। यह अन्य मैंटिसेस से छोटा था, लेकिन कहीं अधिक तेज। सुपीरियर ग्रेड बैट किंग ने एक और ध्वनि तरंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लाल मैंटिस ने उसका सिर काट दिया। बैट किंग का शरीर नीचे गिर पड़ा। लाल मैंटिस चमगादड़ों के बीच से बिजली की तरह गुजरा और जिसे भी छुआ उसे मार डाला। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, सोअर। दक्ष ने आकाश की ओर एक पंच फेंका। उसकी जेनेटिक एनर्जी बाढ़ की तरह निकल पड़ी। भयावह आभा ने मैंटिसिस को गिरा दिया, लेकिन लाल मैंटिस ने तेजी से उस पंच से बचते हुए पलटवार किया। You successfully killed a regular grade blood mantis. By consuming the flesh of the regular grade blood mantis, you may receive 1 to 10 regular gene fragments. You successfully killed a mutated grade blood mantis. By consuming the flesh of the mutated grade blood mantis, you may receive 1 to 10 mutated gene fragments. वह रक्त लाल मैंटिस और तेज हुआ, आकाश में कई आफ्टर इमेजेस छोड़ता गया। वह तेजी से दक्ष की ओर बढ़ा, उसे सिर कलम करने की कोशिश में अपने अग्रपंख उठाए, और यहीं सब थम गया। जैसे ही उसकी नजर दक्ष की आंखों से टकराई, उसकी आंखों में इंद्रधनुषी आभा आ गई। वह एकदम जड़ हो गया। दक्ष ने हाथ हिलाया और वह लाल मैंटिस विनम्रता से दूर भाग गया। बाकी मैंटिसेस भी आकाश से भाग निकले, लेकिन दक्ष ने उनका पीछा नहीं किया। कुछ चमगादड़ अब भी बचे थे। वे अधिक ताकतवर नहीं थे, लेकिन दक्ष उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, वरना वे वापस जाकर वर्महोल के दूसरी ओर की जातियों को सताने लगते। उसने उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने भेजा और मरे हुए मैंटाइसिस को सेंकना शुरू कर दिया। चमगादड़ों ने पेट भर खाया और उत्सुकता से वह रक्त लाल मैंटिस भी भोजन में शामिल हुआ। दक्ष ने अपने भोजन का आनंद लिया और उसके मस्तिष्क में लगातार नोटिफिकेशंस बजती रहीं कि वह और अधिक जीन फ्रैगमेंट्स अर्जित कर रहा है। दक्ष एक डिजास्टर ग्रेड जीवन रूप फ्रेमवर्क, फाउंडेशन, एल्विस मैक्स, 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन, 6th फॉर्म, रिवर ड्रैगन टेक्निक्स, रिपलिंग वॉक, पिनिकल, 3 वेव क्रेशेंडो, पिनिकल, calm waters, advanced, fists of the silent sea, pinnacle, the boundless blade, pinnacle, eclipse, pinnacle, syzygy, pinnacle, 9 soul, dragon blade, advanced, genes, basic, 10, mutated, 10 soul charts, white grub, superior, blood ant, superior, pot-bellied toad, mutated, eternal spring, cocoon, superior, dragon wolf, superior, moonlight worm, peak, golden rock, पीक, मिस्ट मेल्ट क्लैम, डिजास्टर। भोजन समाप्त करने के बाद दक्ष शहर के भीतर और आगे बढ़ा। जल्द ही उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। जब दक्ष ने दूर से आती आवाजों का पीछा किया तो वह एक समूह को पाया जो कुछ एलियन जातियों का पीछा कर रहा था। एलियन पूरी तरह घायल
और थके हुए थे। उनका पीछा करने वाले जीवन रूपों में कई प्रजातियां शामिल थीं। कुछ डायनासोर जैसे, कुछ हरे रंग के कुत्ते के आकार के सलामेंडर। वे एलियन कांस्य रंग की त्वचा, जेड हरे बालों और मांसल शरीर वाले थे, लेकिन अब उनकी हालत दयनीय थी। इन्हें बस जीवित रहने लायक छोड़ो, दक्ष ने बुदबुदाते हुए रक्त लाल मैंटिस को उल्का की तरह लड़ाई में भेज दिया। उन जीवन रूपों की टांगों पर लहू छलक उठा और वे जमीन पर गिर पड़े। वह रक्त लाल मैंटिस एक पीक ग्रेड स्तर के जीवन रूप के करीब था। इनसे निपटना उसके लिए साधारण था। दक्ष एलियन के सिरों के ऊपर प्रकट हुआ और फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी के साथ प्रहार किया। उसका हमला एलियनों को छुए बिना लाइफ फॉर्म्स को पीछे धकेलता हुआ गया। वे खून थूकते हुए लड़खड़ाने लगे। You successfully killed a mutated grade greenskin salamander. By consuming the flesh of the mutated grade greenskin salamander, you may receive 1 to 10 mutated gene fragments. नियंत्रित किया था ताकि वे जीवन रूप फट न जाएं। वैसे वे स्वादिष्ट नहीं रहते। एलियन उसकी ओर घूरने लगे। उसके चारों ओर शक्तिशाली आभा थी और उसके पीछे काले चमगादड़ों का झुंड था, लेकिन वे उसकी तरह किसी को पहले नहीं देख पाए थे। वे डर कर भाग खड़े हुए। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सब कुछ ज्यादा ही एहसान फरामोश नहीं हो? एक लाल चमक के साथ रक्त लाल मैंटिस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दक्ष ने आराम से उस डायनासोर जैसे जीवन रूप को मार डाला। You successfully killed a superior grade earth tyrant. By consuming the flesh of the superior grade earth tyrant, you may receive 1 to 10 superior gene fragments. मजबूर एलियन संदेह से दक्ष को देखने लगे। यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह मित्र है या शत्रु। उन्हीं में से एक एलियन आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक झुका। आपने हमें बचाया महाशय, क्या हम आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकते हैं? दक्ष ने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि इस संसार में इंसान कहां मिल सकते हैं? इंसान? एलियन एक दूसरे की ओर संशय से देखने लगे। हमने कभी इंसानों के बारे में न सुना न देखा। दक्ष ने लंबी सांस ली। शायद इस रेल्म में रास्ता आसान नहीं था। शायद तुम्हारे बुजुर्गों को कुछ पता हो, मुझे अपने कबीले तक ले चलो। एलियन हिचकिचाए, लेकिन दक्ष की आंखों में इंद्रधनुषी चमक उभरी और फिर एलियनों की आंखों में भी वही आभा छा गई। वे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बिल्कुल, आपने हमारी जान बचाई है। यह तो हमारा फर्ज है, और हम तो डर ही रहे थे कि किसी अजनबी को कबीले में ले जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप जैसे वीर हमारे लिए गौरव हैं। कोई समस्या नहीं, हम अपने उद्धारकर्ता की सेवा में तत्पर हैं। दक्ष ने अपनी मिस्टमेल्ड क्लैम सोल शार्ड से उनके मन से भय हटाकर आभार को बढ़ा दिया था। उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह कुछ भी कर सकता था। दक्ष ने सिर हिलाया। पहले इन जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को निपटाते हैं, यहीं भोजन बनाएंगे। एलियन चौंक गए। यह बहुत खतरनाक है, मांस की गंध से और भी जीवन रूप आ सकते हैं। दक्ष ने होंठ छाटे। और भी मजा आएगा। भले ही उनके दिमाग पर प्रभाव था, लेकिन एलियन उसे पागल समझने लगे। फिर भी उन्होंने बिना शिकायत के जीवन रूपों को पकाने की तैयारी शुरू कर दी। दक्ष ने अपने सोल स्पेस से पानी निकाला, जिसे देख एलियन चकित हो गए, क्योंकि इस दुनिया में पानी बेहद कीमती था। एलियन मांस को पका रहे थे और दक्ष ने डिमोनिक बैट्स को पहरे पर लगा दिया ताकि गंध पर आने वाले जीवों से निपटा जा सके। तभी कुत्तों जैसे जीवन रूपों का एक झुंड आया। चमगादड़ों ने उन्हें चीख से बेहोश कर दिया, फिर पंजों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह भी दक्ष के भोज में शामिल हुआ। एलियन ने उन जीवन रूपों को भूनकर और शोरबा बनाकर परोसा। स्वाद अलग था, लेकिन अपनी अलग विशेषता के साथ मजेदार। फॉर कंज्यूमिंग द फ्लैश ऑफ अ म्यूटेटेड ग्रेट ग्रीन स्किन सैलामेंडर, यू रिसीव्ड 1 म्यूटेटेड जीन फ्रैगमेंट। करंट टोटल 11। दक्ष खाने लगा। करंट टोटल 12। करंट टोटल 13। एलियन आग के पास बैठे और दक्ष के साथ भोजन का आनंद लेने लगे। खाने के दौरान उन्होंने उसके बारे में पूछा। वहां से आया हूं। दक्ष ने पीछे पत्थर के शहर की ओर इशारा किया। एलियन हैरान हुए। उन्हें नहीं पता था कि उस दिशा में और भी एलियन थे। दक्ष ने एक डायनासोर की टांग उठाई और जोरदार कौर लिया। आपको एक श्रेष्ठ जीन फ्रैगमेंट मिला। करंट टोटल 1।
करंट टोटल 2, करंट टोटल 3। जब उसने 10 सुपीरियर जीन फ्रैगमेंट्स ले लिए तो शेष मांस एलियनों को दे दिया। वे यह अनमोल उपहार पाकर अचंभित थे। चमगादड़ों द्वारा मारे गए कुत्ते जैसे जीवन रूपों को आसपास उगने वाली जड़ी बूटियों के साथ साधारण हॉटपॉट में बनाया गया। दुर्भाग्यवश स्वाद फीका था। हॉटपॉट को अच्छा बनाने के लिए समृद्ध शोरबा चाहिए होता है। दक्ष ने सोचा कि जब वह पृथ्वी लौटे तो उसे ब्रॉथ सैचेट्स जरूर लेने चाहिए। यू रिसीव्ड 1 बेसिक जीन फ्रैगमेंट, करंट टोटल 11, करंट टोटल 12, करंट टोटल 13। भोजन और बातचीत के साथ एलियन और दक्ष एक दूसरे के और निकट हो गए। एक एलियन शराब का एक बड़ा घड़ा लेकर आया और उसे एक प्याले में डालकर दक्ष को सौंपा। हमारी स्थानीय शराब का स्वाद लीजिए। दक्ष ने एक घूंट लिया। शरीर के अंदर एक तीखी गर्माहट फैल गई, जैसे वह भीतर से उबल रहा हो। फॉर कंज्यूमिंग रेगुलर ग्रेड एल्कोहल यू रिसीव्ड 1 बेसिक जीन फ्रैगमेंट, करंट टोटल 21। दक्ष की आंखें चमक उठीं। यह शराब वाकई अनोखी थी। इसने न केवल जीन फ्रैगमेंट्स दिए बल्कि उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके मजबूत भी कर रही थी। एक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म के लिए जिसे सामान्य तरीकों से सशक्त करना लगभग असंभव होता, यह अविश्वसनीय बात थी। दक्ष ऐसा इंसान नहीं था जो इतनी शानदार शराब को आसानी से छोड़ दे। तुम इस शराब को बनाते कैसे हो? एलियन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हे, यह हमारे कबीले की एक गुप्त रेसिपी है। ये शराब कुछ दुर्लभ फूलों, फलों और जड़ी बूटियों के साथ साथ कुछ जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के खून से बनाई जाती है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से स्थायी ताकत भी मिलती है। उसने खड़े होकर अपने कांसे जैसे चमकते शरीर की स्टील जैसी मांसपेशियां फड़काईं। एक और एलियन ने दक्ष के कंधे पर हाथ रख दिया। जब हम अपने गांव लौटेंगे तो और शराब पिलाएंगे।